Hello all, welcome to my YouTube channel. This is CA Abhishek here, and I have also qualified as an advocate recently. तो this is my YouTube channel's first video जहाँ पे I'll be addressing to CA aspirants जो CA कर रहे हैं and वो IPCC लेवल पे कर रहे हैं. उनके लिए I have started my new stretch of lectures wherein जो उनके IPCC के डायरेक्ट टैक्स के मॉड्यूल्स होते हैं, अब वो मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चंस बीच में दिए रहते हैं जैसे इलस्ट्रेशंस वगैरह होते हैं, दोज आर जनरली इग्नोर्ड और जनरली ओवरलुक्ड बाय द स्टूडेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड इन ऑर्डर टू कवर अप मोर सिलेबस. तो वो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आप कवर अप नहीं करोगे तो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतने नहीं होते हैं जितने होने चाहिए. तो फॉर दिस मेन रीज़न आपका ये जो सेट ऑफ लेक्चर्स में लेके आया हूँ, आपका डायरेक्ट टैक्स का जो IPCC मॉड्यूल है, अभी उसमें वी विल बी कवरिंग एंटायरली फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1 टिल योर लास्ट चैप्टर. आपके बीच में जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे वीडियो में कवर हो जाएंगे. ऑब्वियसली सब एक साथ नहीं हो सकता बेटा. इट विल बी डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ लेक्चर्स एंड अपलोडेड ऑन यूट्यूब. तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट को समझना भी पड़ता है और एट द सेम टाइम पढ़ना भी पड़ता है, ये पूरा टाइम उनका कवर हो जाएगा बाय सीइंग दिस लेक्चर. तो ऐसे ही करते वी बी डूइंग द एंटायर DT डायरेक्ट टैक्सेशन ऑफ IPCC लेवल, और एंड वो भी एंटायरली फ्रॉम मॉड्यूल. तो मॉड्यूल से अगर वो होने वाला है तो प्लीज़ याद रखना कि इसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस होएगा. जब भी चीज़ें मॉड्यूल से होएंगी IPCC लेवल या बोलो, या फिर इवन इफ़ यू से फ्रॉम योर एग्ज़ाम ओरिएंटेड व्यू पॉइंट, अगर आप मॉड्यूल से पढ़ते हो तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी 150% मिलता ही है. चलिए, विदाउट एनी मोर फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम वी विल जस्ट स्टार्ट दैट लेक्चर्स. चलिए, यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो स्टार्ट है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर है. अभी यहाँ पर इफ़ यू सी देर आर अ लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन कंसेप्ट्स विच आर गिवन ओवर हियर, बट ड्यू टू कंसाइज कवरिंग ऑफ पर्टिकुलर्स इन दिस वीडियो मैं आपको पूरा चैप्टर का A to Z यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ. बट डेफिनेटली आपका जो सारे इलस्ट्रेशंस ये 106 पेजेस के बीच में जितने भी रहेंगे वो सारे इलस्ट्रेशंस मैं डेफिनेटली कवर करूँगा. एंड ओवर एंड अबव दैट, अगर जो इलस्ट्रेशन के लिए प्रीवियस कुछ कंसेप्ट्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपका कवर हो जाएगा. तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है तो उसको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि उनका कोई भी कंसेप्ट्स जो रिलेटेड टू इलस्ट्रेशंस रहेंगे वो मिस आउट नहीं होने वाले हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे वील स्टार्ट विद द फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो आपके मॉड्यूल में ही दिए हैं. अभी जैसे जैसे हम लोग ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशंस करते जाएंगे बेटा, वैसे वैसे आपके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो सब आपके निकलते जाएंगे. ठीक है, चलिए आइए. पहला जो यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 1 है, यहाँ पे बेटा एग्रीकल्चरल इनकम की बात की. एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 2(1)(a) कवर्स योर एग्रीकल्चरल इनकम. क्या होता है बेटा? एग्रीकल्चर इनकम डेफिनेशन इज वेरी वाइड एंड कवर्स द इनकम ऑफ नॉट ओनली द कल्टिवेटर्स बट ऑल्सो द लैंड होल्डर्स हु माइट हैव रेंटेड आउट द लैंड. एग्रीकल्चर इनकम में बी रिसीव्ड इन कैश या तो इन काइंड. इन काइंड मतलब क्या होता है बेटा? एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मनी. आपको बैंक में पैसा जमा किया या कैश दिया, उसके अलावा कुछ भी आपको दिया, इन काइंड हो जाता है वो. तो यहाँ पे से अगर एग्रीकल्चर इनकम इन काइंड मतलब क्या हो गया? क्रॉप्स बना के दे दिया और फिर आपने उसको बेचा, वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम हो जाता है. तो यहाँ पे क्या दिया है? एग्रीकल्चर इनकम में अराइज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज. ये 3 तरीके में से कोई भी एक तरीका से आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा. सबसे फर्स्ट, it may be rent or revenue derived from land situated in India and used for agricultural purpose. तो या तो आपके पास एक लैंड है जो आपने इंडिया में है, वो एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए बेटा, और उसके ओवर एंड अबव या तो आप उसको रेंट कर सकते हो, तो आपको जो रेंट मिलता है वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है. या तो फिर रेवेन्यू,
एनी वर्ड, आप रेंट बोलो रेवेन्यू बोलो, कुछ दोनों एक होते हैं। तो अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड को रेंट पे दिया है तो एक तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। सेकेंडली, इट मे बी इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। जिसका एग्रीकल्चर लैंड है वो खुद एग्रीकल्चर करता है, वहाँ पे वो खुद एग्रीकल्चर करके पैसा क्रॉप्स उगाता है, उसको बेचता है, पैसा लेके जाता है, तो ये भी उसका एग्रीकल्चर इनकम हो जाता है बेटा। या तो फिर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय अ कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। ये जो एग्रीकल्चर करने के लिए वो एक ऑर्डिनरी प्रोसेस अप्लाई करता है बेटा एग्रीकल्चर लैंड पे। क्या करता है? ऑर्डिनरी प्रोसेस अप्लाई करता है, मतलब जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है, जो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है कि बोलते हैं कि ये तो आपको करना ही पड़ता है एग्रीकल्चर इनकम के लिए, तो ये लोग वैसे ही प्रोसेसेस करते हैं। जैसे आपके सीड्स को सो करना, उन पे जो भी रेगुलर एग्रीकल्चर प्रोसीजर होता है वो सारे एम्प्लॉय करना। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो आप उसको मार्केट तक लेके ही नहीं जा पाओगे, आप उसको तैयार ही नहीं कर पाओगे बेचने के लिए। तो ये वो वाले प्रोसेस की बात करते हैं। तो अगर ऐसे प्रोसेस करने के बाद आप उसको मार्केट में बेचते हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम आता है। ठीक है। देन द सेल बाय अ कल्टिवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। तो मैं अगर कल्टीवेटर हूँ, मैं खुद वो ये सारे प्रोसेस करके वो प्रोडक्ट क्रॉप्स को बेच के पैसा लेता हूँ, तो मेरा एग्रीकल्चर इनकम हो गया। या तो मैं किसी एग्रीकल्चरिस्ट को एम्प्लॉय करता हूँ, वो पूरा प्रोसेस वगैरह करता है, वो मेरे को ये प्रोडक्ट देता है और क्रॉप देता है और मैं ये क्रॉप जाके मार्केट में बेच देता हूँ, तो उससे भी जो मेरे को पैसा मिल रहा है वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है बेटा। द सेल बाय कल्टीवेटर मतलब मैं खुद, या तो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड मतलब मैंने उसको दिया, उसने मेरे को दिया, ऑफ सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम in respect of which no process has been performed other than the process of a nature mentioned point B above। मतलब ये प्रोसेस जो पॉइंट बी में बोला है वही प्रोसेस करके आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाया है और वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप बेच रहे हो, तो ये जो बेच के आपको पैसा मिल रहा है बेटा वो क्या इनकम होगा? वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा सेक्शन 2(1)(a) के हिसाब से। समझ गए? लास्टली आपको एग्रीकल्चर इनकम और किस तरीके से मिल सकता है? फार्म बिल्डिंग। अभी फार्म बिल्डिंग का नीचे आपको डेफिनेशन दिया है जो हम जरूर कवर करेंगे बेटा। फार्म बिल्डिंग मतलब क्या होता है? फार्म बिल्डिंग मतलब वो होता है जो आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए एक बिल्डिंग खड़ा किया बाजू में, और वो बिल्डिंग को अगर आप रेंट पे देते हो और उसमें से आपको रेंट मिल रहा है तो वो भी आपका एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है बेटा। ठीक है, समझ गए? फिर क्या दिया? इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या बोल दिया? द टर्म एग्रीकल्चर हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, हाउएवर कल्टीवेशन ऑफ अ फील्ड इन्वॉल्विंग ह्यूमन स्किल एंड लेबर ऑन द लैंड कैन बी ब्रॉडली टर्म्ड एज एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि ह्यूमन स्किल एंड लेबर होना चाहिए। एग्रीकल्चर मीन्स tilling of the land, sowing of the seeds and similar operations. It involves basic operations and subsequent operations. बेसिक मतलब क्या बोल दिया कि जो एक्चुअली करना ही पड़ता है आपको उसको रेडी करने के। सब्सिक्वेंट मतलब जैसे यहाँ पे ऑर्डिनरी प्रोसेसेस बोल दिया है उसको आप सब्सिक्वेंट बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। द टर्म एग्रीकल्चर कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू ऑल एक्टिविटीज विच हैव सम डिस्टेंट रिलेशन टू लैंड like dairy farming, breeding, rearing of livestock, butter and cheese making and poultry farming। इसमें आप कुछ भी उगाते हो क्या ज़मीन से? हाँ, इसमें आप कुछ भी ज़मीन से उगाते नहीं हो बेटा। ये सब ऐसे लोगों को लगता ही एग्रीकल्चर है, ये है नहीं एग्रीकल्चर। क्लियरली बोल दिया बेटा। ये एक बहुत देखो, नर्सरी देखो, नर्सरी अगर वेदर इनकम फ्रॉम नर्सरी कंस्टिट्यूट्स एग्रीकल्चर इनकम, बोल दिया यस एज पर एक्सप्लेनेशन 3 to section 2(1)(a). Income derived from saplings or seedlings grown in a nursery would be deemed to be agricultural income whether or not the basic operations were carried out on land। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप वो जो पॉट रहता है, पॉट में भी आप उगा सकते हो ना, तो वो भी एक काइंड ऑफ एक लैंड हो गया, बट एक्चुअली वो लैंड में नहीं है ना, वो नेचुरल लैंड में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इधर कवर अप किया गया है। तो इनकम फ्रॉम नर्सरी रनिंग, अगर आप वहाँ पे ग्रो क्या बोलते हो प्लांट्स वगैरह सीड्स और सैपलिंग्स वगैरह ग्रो करते हो तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा। हाँ तो बेटा यहाँ पे मैं बोल रहा था सैपलिंग या सीडलिंग के साथ अगर रहता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है।
अभी बेस्ड ऑन दिस यहाँ पे देखिए आगे अभी आता है तो आपने देखा एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, वो नीचे के सारे इलस्ट्रेशंस में आपके रिक्वायर्ड रहेगा आपको। अभी देखिए यहाँ पे अपॉर्शनमेंट ऑफ इनकम बिटवीन बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पे क्या बोलती है, अगर कोई पार्टी है जो बिजनेस इनकम भी करती है और उसके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है, मतलब देखते हैं रूल 7, 7A, 7B एंड 8 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962 प्रोवाइड द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ इनकम बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड बिजनेस इनकम। रूल 7 क्या बोलता है बेटा, देखो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट बोल दिया, एनी प्रोडक्ट, कोई भी अगर प्रोडक्ट आप ग्रो करते हो और मैन्युफैक्चर भी करते हो, ठीक है आपने कुछ ग्रो किया फिर उसको मैन्युफैक्चर किया, उसमें से कुछ और बेच दिया, तो आपका कुछ एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ आपका बिजनेस इनकम है। नीचे जब इलस्ट्रेशन करेंगे आपको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे। Where income is partially agricultural income and partially income chargeable to income tax as business income, the market value of any agricultural produce which has been raised by the assessee or received by him as rent in kind and which has been utilized as raw material in such business or the sale of receipts of which are included in the accounts of the business shall be deducted. No further deduction shall be made in respect of any expenditure incurred by the assessee as a cultivator or receiver of rent in kind. ये बहुत कुछ लिख दिया एक ही भाषा में, एक ही पैराग्राफ में। अभी इसका क्या मीनिंग होता है हम लोग नीचे देखते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 बेटा, मिस्टर बी ग्रोज शुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। ये पहले लाइन पढ़ के ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये एग्रीकल्चरल इनकम क्या हो सकता है और उसका बिजनेस इनकम क्या हो सकता है। अभी वो बंदा शुगर केन ग्रो करता है, शुगर केन इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेटा, वेराज इज शुगर एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, नो। तो अगर वो शुगर बेच रहा है तो वो उसका बिजनेस इनकम हो जाता है, ठीक है। तो यही लाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम है, पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर दैट इज बिजनेस इनकम है। 30% of sugarcane produce is sold for rupees 10 lakhs and the cost of cultivation of such sugarcane is 5 lakhs. The cost of cultivation of the balance sugarcane 70% is 14 lakhs and the market value of the same is 22 lakhs. After incurring 1.5 lakhs in the manufacturing process on the balance sugarcane, the sugar was sold for 25 lakhs. Compute B's income from business income and agricultural income बोलिए। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले बी का जो बिजनेस इनकम रहेगा वो आप बताओ मेरे को क्या रहेगा। बिजनेस मतलब कौन सा प्रोडक्ट है भाई, बिजनेस मतलब आपका शुगर प्रोडक्ट है। अभी शुगर उसने कितने में बेचा मेरे को बताओ, 25 लाख में बेचा, चलो 25 लाख आपका सेल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन हम टैक्स थोड़ी सेल वैल्यू पे करते हैं, हम टैक्स ऑलवेज प्रॉफिट पे करते हैं, प्रॉफिट। तो 25 लाख उसका सेल वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद आप कॉस्ट में क्या रिड्यूस करोगे, तो कॉस्ट में रिड्यूस करने के लिए रूल 7 आता है। रूल 7 क्या बोलते हैं, the market value of any agricultural produce which has been raised by the assessee or received by him as rent in kind and which has been utilized as raw material in such business shall be deducted। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया है, जो शुगर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या था, शुगर केन था, तो शुगर केन का जो मार्केट वैल्यू रहेगा ना बेटा वो डिडक्टेबल एक्सपेंस हो जाएगा उसके लिए। तो शुगर बनाने के लिए शुगर केन यूज हुआ था, अभी कितना परसेंट शुगर केन यूज हुआ था बेटा, 70% शुगर केन यूज हुआ था और 70% का मार्केट वैल्यू क्या दिया बेटा, 22 lakhs। तो ये तो रूल में लिख दिए हैं कि हम आपको अलाउ करते हैं मार्केट वैल्यू डिडक्ट करने को। क्यों ऐसा बोल दिया कि हम आपको मार्केट वैल्यू अलाउ करेंगे, एक्चुअल्स क्यों नहीं ये हुआ है, 14 lakhs को क्यों इग्नोर किया है यहाँ पे। ये इसीलिए इग्नोर किया है बेटा क्योंकि आप कितना भी कल्टीवेशन का दिखाओ, समझो अगर ये 14 lakhs को कोई इन्फ्लेट करके बता देता है 50 lakhs, तो 50 lakhs अगर बता देगा तो उसका बिजनेस में तो लॉस हो जाएगा ना 25 lakhs का, जबकि एक्चुअल में वो है ही नहीं। हो सकता है कि ये जो आपका आप जो कॉस्ट बता रहे हो वो इन्फ्लेटेड कॉस्ट हो सकता है, वो रियलिस्टिक कॉस्ट नहीं हो सकता। तो ये पर्टिकुलर कंफ्यूजन और ये पर्टिकुलर फ्रॉड्यूलेंट एरियाज और इंटेंशंस को हटाने के लिए उन्होंने बोल दिया हम आपको मार्केट वैल्यू का डिडक्शन दे देंगे भाई, बाकी आप देख लो। तो 25 लाख में से 22 lakhs आप माइनस कर दो, वो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, जो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया आपका। 1.5 lakhs मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनकर किया तो वो भी रिड्यूस कर दो बेटा, तो कितना होता है आपका
1,50,000 आपका बिजनेस इनकम हो जाता है बेटा। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर बी, तो आपका बिजनेस इनकम फ्लैट 1,50,000 हो जाता है। वेराज अब एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमेशा आपको पार्शियल में रहता है तो नोशनल एग्रीकल्चर इनकम देखना पड़ता है। नोशनल मतलब अगर मैंने पूरा मतलब अगर मैंने 70% शुगर केन को शुगर में बनाया ही नहीं होता और शुगर केन रख के मैं बेच दिया होता तो मेरे को कितना मिलता? तो 100% ऑफ शुगर केन को अगर मैं बेचता तो मेरा क्या इनकम होता था? तो जो 30% शुगर केन है बेटा उसको कितने में बेचा है? 10 लाख में बेचा है। और उसको बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ? 5 लाख। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया? एग्रीकल्चरल प्रॉफिट 5 लाख हो गया। सिमिलरली 70% शुगर केन का जो अगर मैं शुगर केन को ही बेच देता था तो मेरे को कितना मिलता था बेटा? 22 लाख मिलता। और ये 22 लाख को बनाने के लिए मेरा कॉस्ट कितना होता बेटा? 14 लाख होता। तो वो माइनस कर दो यहाँ पे, 22 माइनस 14 किया है यहाँ पे और 10 माइनस 5 किया है 5 लाख। ये टोटल आपका 13 लाख। अब बेटा कोई मेरे को पूछेगा यहाँ पे 14 लाख अलाउ किया लेकिन यहाँ पे 22 लाख अलाउ किया। हाँ तो बेटा यहाँ पे बोल रहे थे कॉस्ट 14 लाख अलाउ किया है और यहाँ पे 22 लाख लिया है। तो अभी जब आप एग्रीकल्चरल इनकम की बात करते हो तो एग्रीकल्चरल इनकम में आपका एक्चुअल्स में देखा जाता है। तो अगर एक्चुअल में आपका मार्केट वैल्यू होता तो आप 22 लाख में बेचते हो उसको और यहाँ पे आपका एक्चुअल 14 लाख है। बट जब आप बिजनेस कंप्यूट कर रहे हो, अगर मैं ये 14 लाख एक्चुअल के बेसिस पे लूँगा तो इधर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि हम मार्केट वैल्यू ही आपको बिजनेस में डिडक्टेबल एक्सपेंस दिखाएंगे। ये 22 लाख यहाँ पे डिडक्टेबल हो जाता है और बैलेंस आपका प्रॉफिट बच जाता है। तो दिस इज द वे आप यहाँ पे कंप्यूट करते हो इनकम। अभी जब नीचे जाएंगे हम लोग तभी आपको दिखेगा अगर इसके अलावा भी अगर सैलरी है, अदर सोर्सेस है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है और वो हम नीचे जब लास्ट में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, अभी अगले इलस्ट्रेशन में जाते हैं बेटा। उसके पहले इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। तो यहाँ पे लिखा है दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूग लैटेक्स और सेनेक्स और लैटेक्स बेस्ड क्रीप्स और ब्राउन क्रीप्स और टेक्निकली स्पेसिफाइड ब्लॉक रबर्स manufactured or processed from field latex coagulum obtained from rubber plants grown by the sellers in India। तो यहाँ पे बोलते हैं रबर के कौन से टाइप के रबर? सेंट्रीफ्यूग लैटेक्स, सिनेक्स या लैटेक्स बेस्ड, ये सब अगर आप बेचते हो मैन्युफैक्चर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर आइटम्स फ्रॉम रबर प्लांट्स बाय सेलर इंडिया। इन सच केसेस बोल दिया बेटा 35% profits on sale is taxable as business income and under the head PGBP and the balance is agricultural income which is exempt under section 10। ठीक है, तो ये एक तरह का एक प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है। गवर्नमेंट बोलते हैं कि अगर कोई भी बंदा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर में ग्रो भी करता है और मैन्युफैक्चर भी करता है, उसके बाद मैन्युफैक्चर मतलब प्रोसेस करते हैं उसको फर्दर टू बी यूज्ड एज प्रॉपर रबर, तो उसके केस में आपका 35% इज टेकन एज टैक्सेबल बिजनेस इनकम एंड रेस्ट 65 इज टेकन एज एग्जेम्प्ट। ये स्पेसिफाइड है रबर के लिए। ऊपर जो हमने रूल 7 पढ़ा था बेटा, यहाँ पे लिख दिया है कि एनी प्रोडक्ट, इसलिए मैंने तभी भी हाईलाइट करके बोला आपको एनी प्रोडक्ट अदर देन जो आपको स्पेसिफाइड वाले हैं अगर वो रहेंगे तो वो रूल 7 में जाना, और बाकी अगर स्पेसिफाइड वाले रहेंगे तो आप रिस्पेक्टिव रूल्स में आके देख लो। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं बेटा। मिस्टर सी मैन्युफैक्चर्स लैटेक्स, तो लैटेक्स कवर्ड है क्या? लैटेक्स कवर्ड है, ये है ना इधर लैटेक्स फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया, दीज आर देन सोल्ड। एक और पॉइंट है, ग्रोन बाय हिम कहाँ पे है? इंडिया में। और यहाँ पे देखिए फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया। तो ऐसा नहीं कि अगर आप समझो इसको कॉम्प्लिकेट करना है क्वेश्चन को, सीधा स्टार्टिंग में लिख देता है वो सिंगापुर में मैन्युफैक्चर करते हैं, ग्रो करते हैं रबर प्लांट्स और उधर से वो इधर आके बेचते हैं, तो क्या ये रूल एप्लीकेबल होगा बेटा? अगर कोई बंदा ग्रोइंग करता है, ठीक है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर, ग्रो जो करता है रबर को वो उधर करता है सिंगापुर में और इधर आके मैन्युफैक्चर करके बेच देते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा। उसको जो एक्चुअल P&L बिजनेस इनकम बनता है वैसे ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आ सकता हो। These are then sold in the market for 30 lakhs. Okay. The cost of growing the rubber is 10 lakhs and that of manufacturing latex is 8 lakhs. Compute is total income. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया बेटा? यहाँ पे तो सिंपल है, इधर आपको कॉस्ट के लिए मार्केट वैल्यू वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, या तो सीधा सीधा जो है एक्चुअल्स पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बोला था रूल 7 में बोला था
कि यहाँ पे आपको देखना है मार्केट वैल्यू वगैरह डिडक्टेबल है, लेकिन आपको रूल 7A में तो ऐसा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, जो एक्चुअल है उसके बेसिस पे जाओ। तो यहाँ पे एक्चुअल क्या है, 30 lakhs माइनस 10 lakhs माइनस 8 lakhs, उसका जो टोटल प्रॉफिट्स है 12 लाख आ गया। अब 12 लाख का जो 65% है वो 7.8 lakhs एग्रीकल्चर इनकम हो गया, और 35 है वो एग्जेम्प्ट हो गया बेटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। बट इसमें अगर कॉम्प्लिकेट करना है तो ये एक लाइन चेंज कर सकता हूँ मैं, ग्रोन इन इंडिया के जगह पे ग्रोन इन सिंगापुर कर सकता हूँ, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, रूल 8 आपको क्या बोलते हैं, रूल 8 एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गया बेटा। ये देखो यहाँ पे टी है लेकिन 7B उन्होंने नहीं किया, यहाँ पे कॉफ़ी कहाँ गया, हाँ सॉरी बेटा, यहाँ पे कॉफ़ी। रूल 7B की बात करते हैं। रूल 7B क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी इन केस ऑफ इनकम डेराइव। हाँ बेटा, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी में क्या बोल दिया, इन केस इनकम इज डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया, ग्रोन भी इन इंडिया, क्योर्ड भी इन इंडिया में, 25% of profits is taxable as business income and 75 is agriculture which is exempt। ध्यान रखना, जो आप कॉफ़ी बेच रहे हो, सेल ऑफ कॉफ़ी, वो कॉफ़ी ग्रो भी इंडिया में होना चाहिए और क्योर्ड भी इंडिया में। क्योर्ड इज अ प्रोसेस, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है आपका कॉफ़ी के लिए। इन केस ऑफ इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया। अभी ये बहुत सारे प्रोसेस, एक्स्ट्रा प्रोसेस करने के बाद आप करते हो, with or without mixing chicory or other flavoring ingredients, then 40% of profits is taxable as business and other 60 is exempt। तो अगर आपको चिकोरी या फिर एक ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड देते हैं, ओनली ग्रोन एंड क्योर्ड रहेगा तो 25-75, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड रहेगा, ये सब प्रोसेस बना के वो कॉफ़ी तैयार करते हैं, हाँ तो 40% टैक्सेबल करो बिजनेस इनकम, बाकी 60% आप एग्जाम करो। अब ये रूल 8 है जो आपका टी की बात करते हैं, सेम दिस रूल्स अप्लाइज ओनली इन केसेस वेयर द असेसी हिमसेल्फ ग्रोज टी लीव्स एंड मैन्युफैक्चर्स टी इन इंडिया। खुद ही ग्रो करो, मतलब खुद मतलब वो जाके नहीं, वो एम्प्लॉय कर सकता है किसी को, वो अगर एम्प्लॉय करके टी ग्रो करता है एंड मैन्युफैक्चर मतलब प्रोसेस करता है, तो 40% बिजनेस इनकम, बाकी 60 एग्जेम्प्ट। अभी ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये आपको कभी कभार एडजस्टमेंट्स में डाल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सब इन इंडिया होना चाहिए बेटा, इन इंडिया। अगर बाहर आप ये सब करके इधर आके बेचते हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप रूल 7A 7B या रूल 8 में नहीं जा सकते हो। 7A आपका रबर है, 7B आपका कॉफ़ी है एंड 8 आपका चाय, टी। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग मेरे को लगा। Income from farm building which is owned and occupied by the receiver of the rent or revenue of any such land, or occupied by the cultivator or receiver of rent in kind of any land with respect to which or the produce of which any process discussed above is carried on, would be agricultural income। अगर मेरे पास एक बिल्डिंग खड़ा है, मेरा लैंड है बाजू में जिसमें मैं एग्रीकल्चर करता हूँ, वो एग्रीकल्चर करने के बाद अभी उसमें बाजू में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए मेरे पास समझो एक बिल्डिंग खड़ा किया मैंने, ठीक है, एक छोटा सा एक गोडाउन जैसा बना है, तो उसमें मैं उधर स्टोर करता हूँ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को और फिर जाके मार्केट में बेच के वो कमाता हूँ। तो ये जो वेयर हाउस है, जो गोडाउन बना है, उसको क्या माना जाएगा बेटा, फार्म बिल्डिंग माना जाएगा। और अगर ये फार्म बिल्डिंग में किसी को रेंट पे देता हूँ और वो भी ये एग्रीकल्चरल काम के लिए रेंट पे दे रहा हूँ, एग्रीकल्चरल इनकम के लिए, मतलब वो भी बंदा कुछ स्टोर कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहाँ पे, फिर वो बेच रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को रेंट दे रहे हो, ठीक है, तो वो बंदा भी उसको वही पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो जो इनकम मेरे को मिल रहा है वो क्या माना जाएगा बेटा, एग्रीकल्चरल इनकम। बट हाउएवर द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ सच फार्म बिल्डिंग फॉर एनी पर्पस अदर देन द एग्रीकल्चर रेफर टू इन 1-2 ऑफ पैरा 3.6 इन पेजेस ऊपर वाले वुड नॉट बी एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। For any purposes including letting of residential purpose or for the purpose of business or profession, तो ये तो आप चलेगा, मतलब यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया, आप ये सब नहीं कर सकते हो। आप कौन से पर्पस इंक्लूड कर सकते हो, इंक्लूडिंग लेटिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस और पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन अदर देन एग्रीकल्चर।
तो यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया बेटा सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही अगर आप फार्म बिल्डिंग देते हो तो वो चीज़ जो रेंट आता है वो एग्जेम्प्ट है। अदर देन दैट पर्पस के लिए कुछ भी रहेगा तो वो चीज़ नहीं माना जाएगा आपका एग्रीकल्चरल इनकम। ये सब ठीक है बेटा, ये सब आप पढ़ लेना, क्योंकि ये आपको अभी मैं पूरा अगर बोलने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा उसमें। ठीक है, अभी ये आपको एक छोटा सा क्लैरिटी देने के लिए एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम बताया है। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या दिया है। इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी, हमने ऊपर पढ़ लिया। रिसीव फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, सिमिलर है, ग्रो कर रहे ना आप, जमीन से आ रहे हैं सब। रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अच्छा, अभी कोई मेरे को उठ के बोलेगा सर आपने ऊपर बोला था कि ये तो डेयरी प्रोडक्ट्स या कैटल ब्रीडिंग वो सब के लिए नहीं होता एग्रीकल्चर इनकम। हाँ तो सही है ना बेटा, देखो ये जो कैटल जो ग्रेज करने आ रहे हैं आपके लैंड पे, वो कैटल के कौन से पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। मतलब आपका जो लैंड पे जो एनिमल्स यूज़ होते हैं वो एनिमल्स आके अगर आपके लैंड पे ग्रेजिंग करते हो उसके लिए आपको रेंट मिल रहा है, तो वो एनिमल्स तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है ना, है कि नहीं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्लियरली बोल दिया गवर्नमेंट ने, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बैम्बू, अगेन आप ग्रो कर रहे हो उसको। नॉन एग्रीकल्चर वही है, ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक करते हो, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, डेयरी फार्मिंग नहीं है बेटा वो सब, ठीक है। अभी यहाँ पे अगला इलस्ट्रेशन में जाते हैं। बिफोर दैट अभी आप सबको पता ही रहेगा कि अपना हम लोग का डिफॉल्ट टैक्स रेजिम आ गया बेटा। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कौन सा है, सेक्शन 115 BAC फॉर इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOIs और AJP, ये सब के डेफिनेशन ऊपर दिए गए बेटा, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कुछ लोग साथ में आके एक पर्पस के लिए आगे बढ़ते हैं। BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे आपको एसोसिएशन में कौन कौन आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, आपका कंपनी, फर्म, ये सब साथ में आ सकते हैं। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल साथ में आते हैं कोई पर्पस के लिए। AJP जैसे आपका मुंबई यूनिवर्सिटी बेटा, आपका ICI का इंस्टीट्यूट, ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी रेट्स ऑफ टैक्स की बात करते हैं। न्यू रेजिम में जो आपका सेक्शन 115 BAC है बेटा, 115 BAC में आपको अप टू 3 लाख तक क्या बोल दिया बेटा, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जाओ माफ़ किया, गवर्नमेंट को चाहिए ही नहीं। 3 लाख टू 7 लाख 5% बोलते हैं, 7 to 10 10%, 10 to 12 15 lakhs, 12 and 1 rupee to 15 lakhs 20%, अबव 15 लाख रहेगा तो 30% बोल दिया। पहले ओल्ड में क्या था बेटा, 10 लाख के ऊपर 30% था, तो अभी गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया है उसमें, जिसमें टैक्सेस थोड़े कम हो जाते। इफ़ यू कंपेयर ऑन द फुल एस्पेक्ट देखोगे, पूरा कंप्यूटेशन करके देखते हो तो थोड़ा डेफिनेटली फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, आपको ये सब कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है बेटा। कुछ सर्टेन डिडक्शन एग्जाम्पशंस आपको नहीं मिलने वाले, भूल जाओ, ये सब नहीं मिलने वाला आपको। HRA नहीं मिलेगा, LTA LTC नहीं मिलने वाला, तो ये सब आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस भूल जाने पड़ते हैं। जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा डिसअलाउंस है बेटा, लेकिन ये कभी कर दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। देन आपका और क्या है यहाँ पे, 80C to 80U पूरा का पूरा निकाल दिया बेटा, लॉसेस नहीं अलाउ हो सकता, डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं दिया है बेटा, कुछ भी नहीं अलाउड है। एग्जाम्पशंस और डिडक्शन परक्यूज डाला, ये सब निकाल दिया बेटा, ठीक है। अभी ये सब में मैं डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि आई हैव टू गेट द थिंग्स कवर्ड। अभी टैक्स रेट्स के हिसाब से अगर बात करें, AY 25-26 के लिए क्या टैक्स रेट्स दिया गया बेटा। अभी ये अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर कोई ज़्यादा बनता है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर कोई बंदा जाता है तो उसको बोला है 2,50,000 तक निकल जा, 2,50,000 to 5 लाख 5% बोल दिया, 5 लाख to 10 लाख 20% बोल दिया, एंड ये एक्सीड्स 10 लाख तो 30% बोल दिया। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये 12,500 1,12,000 क्या है, ये इसका है। जो 2,50,000 का 5% है वो 12,500 है, जो 5 लाख का जो 20% है वो 1 लाख होता है, तो 1 लाख प्लस 12,500 1,12,500 होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बेटा। अगर कोई सीनियर सिटीजन, ये सब आप प्रॉपरली आराम से रीड करना, सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई सीनियर सिटीजन है बेटा, वो 60 ईयर्स या 60 ईयर्स और मोर है बट 80 ईयर्स से कम है, तो उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 2,50,000 से बेटा कितना बना गया, 3 लाख, रेस्ट ऑल रिमेनिंग सेम। यही चीज़ अगर कोई 80 से भी ज़्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उनको कितना बोल दिया है, 5 लाख दे दिया।
अभी ये नीचे बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, ये आपको ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अगर कोई clarification regarding attaining prescribed age of 60 or 80 years on 31st March itself in case senior or very senior citizens whose date of birth falls on 1st April। ये आपका सर्कुलर नंबर 28/2016 डेटेड 27/7/2016, बहुत पहले का है। और सर्कुलर क्यों आता है बेटा, सर्कुलर का पर्पस क्या होता है, सर्कुलर इज टू क्लैरिफाई, ये सब छोटी छोटी आपको समझ में आने चाहिए। सर्कुलर्स मतलब क्या, कुछ क्लैरिटी लाने के लिए सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं। नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, अगर कुछ चीज़ बताने कि ये ऐसे ऐसे होता है एक्ट में, इसको आप कोई और तरीके से मत समझना, ये मतलब टू द पॉइंट है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ सकता, तो नोटिफाई कर देती है गवर्नमेंट। अब CBDT has clarified that a person born on 1st April would be considered to have attained a particular age on 31st March, the day preceding the anniversary of his birthday. In particular, the question of attainment of age of eligibility for being considered a senior or very senior citizen would be decided on the basis of above criteria। तो यहाँ पे क्लियरली क्या बोले बेटा, जल्दी बोला, अभी एग्जाम्पल मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। अगर कोई बंदा है वो 1st अप्रैल को पैदा होता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, उसको मान लेंगे कि वो 31st मार्च को पैदा हुआ है। तो अगर कोई 59 ईयर्स का है, ठीक है, तो 1st अप्रैल को अभी वो 60 ईयर्स हो गए, तो 60 ईयर्स हो जाते हैं, तो इन दैट केस माना जाएगा कि वो एकदम पहले 60 हो गए। क्यों, क्योंकि जब वो टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो पिछले साल का उनको फायदा होगा। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021 की लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 बेटा 31 मार्च 21 को खत्म होता है। अब 31 मार्च 21 खत्म होने के बाद 1st अप्रैल को वो भाई साहब बन गए 60 ईयर्स के। तो जब हम रिटर्न्स फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करते टाइम पे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वो तो नॉर्मल पर्सन माने जाएंगे 59 ईयर्स के, तो उनको क्या 3 लाख का डिडक्शन मिलने वाला है, नहीं मिलेगा बेटा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वो एक गिफ्ट जैसा गवर्नमेंट आपको देती है, जो बोलते हैं कि वो हम उसको 60 ईयर्स का मान लेंगे, और 60 ईयर्स का मानने के बाद वो भाई साहब को कितना मिल जाएगा, 3 लाख तक का नो टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ बताया गया है फॉर दिस पर्सन ऑल्सो, क्या ये जो आपके 80 ईयर्स है उनको भी 5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको इसमें चेंज कर सकते हैं वो लोग आपको एक क्वेश्चन में। ये आपके सारे LTCG मतलब जो कैपिटल गेन टैक्स का है वो चेंजेस आपको पता है ना आपको 23 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था बेटा। तो 23 जुलाई को जो ये बजट का सेकेंड पार्ट हुआ था गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, तो उसके बारे में है ये। अभी ये मैं आपको डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन आप डेफिनेटली लिखना, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है बेटा, वही है 12.5% है कुछ जगह पे विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन 20% विद इंडेक्सेशन, ये सब है आपका। 112A में भी वही दिया है, 1.25 लाख का डिडक्शन बढ़ा दिया है, मतलब 1 लाख से 1,25,000 कर दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बेटा, ये आप देख लो, ठीक है। अभी अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो मिस्टर एक्स का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 4। Mr. X has a total income of 16 lakhs for previous year 24-25, comprising of income from house property and interest on fixed deposit. Very good. Compute his tax liability for AY 25-26, assuming his age is 45 years, 63 and 82. Assume that X has exercised the option of shift out or opt out of default tax regime. अभी यहाँ पे अगर opt out हो रहा है बेटा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे opt out हो रहा है, इसका मतलब है कि वो old tax regime में जाना चाहते हैं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तभी तो उनको फायदा होगा ना। 60 ईयर्स होंगे तो 3 लाख मिलता है, 82 ईयर्स होंगे तो 5 लाख मिलेगा। तो बेटा उसके हिसाब से अभी देखो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स एज 45 ईयर्स। तो 45 ईयर्स है, उसका टोटल इनकम कितना दिया है, 16 लाख दिया गया है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब। 2,50,000 तक तो नील है क्योंकि 45 ईयर्स है। 2,50,000 to 5 लाख आपका वही 12,500, 5 लाख to 10 लाख वही आपका 1 लाख, और इनकम कितना है 16 लाख, तो कितना 6 लाख पे 30%, 1,80,000। इस पे आप सेस ऐड कर दो, ये होंगे उनका टैक्स लायबिलिटी। देखो बेटा 16 लाख कमा के वो बंदा 3,04,000 टैक्स भरना पड़ रहा है। फिर देखो यहाँ पे 63 ईयर्स हो गया तो 3 लाख तक तो निकल गया, सेम भाई ये तो सेम रहेगा 10,000 और 1 लाख, और बाकी भी ये भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। ये 10,000 चेंज हो जाएगा बेटा क्योंकि 2 लाख पर 5% आएगा, तो इनका 3,01,000 हो गया, 3,000 के आसपास का छूट हो गया। और कंपटीशन ऑफ अगर 5 लाख का लेते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, अप टू 5 लाख तो कुछ भी नहीं है, तो सीधा नेक्स्ट ब्रैकेट क्या आता है 5 लाख to 10 लाख, उस पर 20% कर दो तो 1 लाख आ जाएगा बेटा, और माइनस कर दो ये 1,80,000 तो ये 2,90,000 तो ओके।
अभी आपका 43 से लेके 80 तक अगर कंपेयर करोगे, फाइनेंशियली एनालाइज करोगे तो अराउंड है, थोड़ा बहुत एक 13-14,000 का आपको डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है। सरचार्ज, अभी बेटा सरचार्ज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको फटाफट से इसमें गो थ्रू कर दूंगा जिसमें से आपको इजी क्लैरिटी मिल जाएगा। इन केस द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई और एजेपी पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, तो अगर आप 115 बीएसी न्यू रेजिम में आ रहे हो, न्यू रेजिम में आके अगर आप सरचार्ज पे कर रहे हो बेटा, तो कितना रेट्स आने वाले हैं देखते हैं यहाँ पे। सिंपल बोलता हूँ, यहाँ पे जाने के पहले ये पर्टिकुलर सेंटेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। कहाँ पे गया हो, यहाँ पे ये रहा। इन केस द टोटल इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड इनकम एलटीसीजी अंडर 112 और 112A और एसटीसीजी अंडर 111A, surcharge on income tax computed on such dividend income and capital gains cannot exceed 15%. This must be kept in mind while calculating marginal relief में जब आएंगे तब मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर वैसे टाइप के इनकम रहेंगे तो उसमें तो आप सरचार्ज कितना 15% से ज़्यादा नहीं ले पाओगे। ठीक है, ये नोटिफाई हुआ है, गवर्नमेंट ने बोल दिया वो चीज़। सरचार्ज क्या होता है बेटा, सरचार्ज आपका कब आता है, जब आपका इनकम क्रॉसेस सर्टेन लेवल, तो गवर्नमेंट आपसे एक्स्ट्रा लेती है। ठीक है, वो सरचार्ज के थ्रू लेती है, तो उसको क्या बोल दिया यहाँ पे देखो, फर्स्ट दिया है सरचार्ज वेयर द टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन्स 111A 112 112 इज मोर देन 50 lakhs बट लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। तो सरचार्ज का लिमिट क्या बेटा, अगर 50 lakhs से ज़्यादा है, अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा है इनकम बट लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है, तो कितना मिलता है आपको, 10% सरचार्ज लेना पड़ता है एप्लीकेबल। अब डिविडेंड 15 लाख है, एसटीसीजी आपका 15 लाख है, एलटीसीजी आपका 25 लाख है और एलटीसीजी 112A में 20 लाख है। अदर इनकम कितना है बेटा, 25 लाख है। तो अभी इन दिस पर्टिकुलर केस कितना आएगा आपका टोटल, आपका टोटल इनकम कितना आएगा, सरचार्ज वुड बी लेविड एट 10% ऑन टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़। इनका इनकम कितना है, टोटल इनकम 1 करोड़ हुआ ना, तो यहाँ पर टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, तो सीधा सब पे 10% सरचार्ज आ गया। तो ये जो भी इनकम है, इनका इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होगा, वो टैक्स पे आपको क्या आएगा, जब सरचार्ज ऐड होएगा उस पर 10% ऐड होएगा, फिर सेस ऐड होएगा। नीचे एग्जाम्पल में सब पता चल जाएगा बेटा। अभी यही चीज़ डिविडेंड 10 लाख है, एसटीसी 35, एलटीसीजी 50, एलटीसी 35 और अदर इनकम 55 लाख है, तो इनका टोटल इनकम कितना होता है, इनका टोटल इनकम 1.85 करोड़ होते हैं। तो मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, सरचार्ज कितना दिया बेटा, 15% दे दिया। सरचार्ज इज गिवन एट 15%। तो यहाँ पे बोल दो 15% सरचार्ज है, मतलब यहाँ पे टोटल इनकम पे 15% आ जाएगा उनका। क्यों, बताता हूँ आगे। अभी देखो, अभी जब आपका इनकम मोर देन 2 करोड़ हो जाता है बेटा, मोर देन 2 करोड़ हो जाते हो, तो सरचार्ज कितना है, 25% है, सरचार्ज 25% है। लेकिन बेटा ध्यान दो, अभी ध्यान दो, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड एसटीसीजी, एलटीसीजी और ये एलटीसीजी, ये चारों पे कितना सरचार्ज लगेगा बेटा, इन पे मैक्सिमम नीचे नोटिफिकेशन पे कितना लगेगा, 15% लगेगा। पढ़ लो, सरचार्ज अदर 15% वुड बी लेविड ऑन इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड एसटीसीजी, एलटीसीजी एंड एलटीसीजी। अदर इनकम कितना बेटा, 6 करोड़ है, करेक्ट। अदर इनकम कितना है इसका, 6 करोड़ है। 6 करोड़ मतलब मोर देन 2 करोड़ हो गया ना, उसका बाइफरकेट करना पड़ता है आपको। तो जब आप बाइफरकेट करोगे तो सरचार्ज मैक्सिमम 25% लगेगा उस पर 6 करोड़ पे। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि अगर कोई भी आपका इनकम मोर देन 2 करोड़ जाता है बेटा, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कितना इनकम अदर इनकम है और कितना इनकम आपका ये स्पेसिफाइड सेक्शन से आ रहा है। ये स्पेसिफाइड सेक्शंस वाले इनकम में आपका मैक्सिमम सरचार्ज 15% लगेगा, और अदर इनकम अगर आपका 6 करोड़ मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो उस पर मैक्सिमम 25% लगेगा। अगर ये अदर इनकम लेस देन 2 करोड़ था तो क्या होता है बेटा, फिर आपको देखना पड़ता है 2 करोड़ से कितना है, इट इज़ बिटवीन 1 to 2 करोड़, तो उस पर ही 15% आएगा। इफ़ इट्स लेस देन 1 करोड़ ऑल्सो 50 to 1 करोड़, तो उस पर सरचार्ज 10% आता। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो वही चीज़ बताया, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड दिस is more than 2 crore in cases not covered under 3 above, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या बोल दिया बेटा, यहाँ पे बोल दिया देखो डिविडेंड 40, अदर इनकम कितना बेटा 1.1 करोड़, तो सरचार्ज वुड बी लेविड एट 15% ऑन कंप्यूटर इनकम टोटल ऑफ 2.7, तो सब पे सरचार्ज 15%। क्यों, क्योंकि 1.1 इज बिटवीन 1 to 2। अगर यही चीज़ अगर मैं 90 lakhs कर दूंगा तो इस पे सरचार्ज जो आता था ये इनकम पे, वो आता था 10%, और बैलेंस पे कितना आता था, बैलेंस पे भी आपका 15% आ जाता था। नहीं सॉरी बेटा, अगर यहाँ पे सरचार्ज 15% ही बोल दिया ना सब पे, तो यहाँ पे इन्होंने ये ऐसा किया ही है कि उसको 15% पे लाए, तो यहाँ पे सरचार्ज आपका 15% आ जाता था।
ठीक है। तो आपको देखना है कि अगर आपका इनकम टोटल 2 करोड़ से क्रॉस होता है तो उसको बाइफरकेट करने लग जाओ। फिर अदर इनकम अगर आपका 6 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उस पर तो आप 25 लगा दोगे। अगर आपका अदर इनकम इस 2 करोड़ से कम है, मतलब से 1 to 2 है, तो आपका 15% सरचार्ज लग जाएगा। एंड अगर अदर इनकम उससे भी कम आ जाता है तो क्या होगा, तो भी वो बाकी सब पे कितना टका लगेगा, फिर 10% लग जाएगा। सब पे 10% लग जाएगा बेसिकली, क्योंकि आपका सब इनकम पे 10% मैक्सिमम सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपका सरचार्ज का पूरा चार्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है मेन कि डिविडेंड, एसटीसीजी, एलटीसीजी, एलटीसीजी ये पर्टिकुलर चीज़ों पे कितना है। देखिए जैसे यहाँ पे है अभी ये 15, 25 और 20 ये सबको मिला के भी सब पे टोटल इनकम उनका लेस देन 1 करोड़ था, तो इन दैट केस वो 10% पे कैलकुलेट किया। जस्ट लाइक नीचे जो मैं अभी बोला कि अगर ये आपका 90 लाख होता तो इस पर 10% सरचार्ज आ जाता था आपका। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ की बात करते हैं बेटा। मार्जिनल रिलीफ क्या बोलते हैं? द पर्पस ऑफ मार्जिनल रिलीफ इज टू एंश्योर दैट द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल इनकम ऑफ द एसएससी बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन टोटल इनकम। सिंपल है बेटा, अगर समझो मैं 50 लाख कमाता हूँ, मैं समझो मैं 51 लाख कमाता हूँ, अभी मैं 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो 51 लाख पे टैक्स आ रहा है समझो वो आ रहा है 1,25,000, तो मैं जितना एक्स्ट्रा टैक्स बोल रहा हूँ, तो अगर मैं समझो 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ लेकिन मेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है 1,25,000 एक्स्ट्रा टोटल, मतलब जैसे 50 लाख पे टैक्स कमाया एक फिगर आया, 51 लाख पे टैक्स कमाया एक फिगर आया। अभी दोनों का डिफरेंस ऑफ इनकम कितना है? 1 लाख है, लेकिन दोनों का डिफरेंस ऑफ टैक्स है 1,25,000, तो मैं एक्स्ट्रा 1 लाख कमाने के लिए मैं एक्स्ट्रा 1,25,000 दे रहा हूँ बेटा, तो ये तो नाइंसाफी है। तो यही चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए मार्जिन रिलीफ आया है। तो मार्जिन रिलीफ इज अवेलेबल इन केस सच पर्सन्स पेइंग टैक्स ऑन डिफॉल्ट रेजिम रेफर टू इन अबव। तो यहाँ पे डिफॉल्ट रेजिम में कैसे आएगा देखो, where the total income is more than 50 lakhs but less than equal to 1 crore, क्या बोल दिया? compute the total income, compute income tax on total income and add 10% surcharge। क्यों 10% बोल दिया बेटा? क्योंकि 50 to 1 crore के बीच में तो 10% ही आएगा वहाँ पे, और क्या। compute income tax on 50 lakhs, तो जो आपका बेस लिमिट है उस पर आप इनकम टैक्स कंप्यूट करो। ठीक है, अभी यहाँ पे आप सरचार्ज ऐड करोगे, नहीं करना है आपको। ठीक है, टोटल इनकम माइनस 50 lakhs करो, जो आपका टोटल इनकम रहेगा माइनस 50 lakhs। ऐड द अमाउंट कंप्यूटेड इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अभी स्टेप 2 और स्टेप 3 को ऐड करो, फिर स्टेप 5 में जो एडेड अमाउंट रहेगा दैट इज योर स्टेप 1 और स्टेप 4 का डिफरेंस रहेगा, लोअर, बेसिकली दोनों का लोअर रहेगा। ये भी हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो ये मार्जिनल रिलीफ है बेटा, ये आपको स्टेप दिया। अभी स्टेप मैं आपको इलस्ट्रेशन में और इन डेप्थ में बताऊंगा। यही अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ तक है, तो बेटा सिर्फ सब सेम रहेगा, एक ही चीज़ चेंज होता है, आपका सरचार्ज। देन मोर देन 2 करोड़ होता है तो आपका एक ही चीज़ वापस चेंज होता है, वो है सरचार्ज 25%। न्यू रेजिम में इसलिए सरचार्ज मैक्सिमम 25% ही है, वहाँ पे 37% निकाल दिया है। ये पढ़ लिया। अभी अगर ये ओल्ड रेजिम में जाते हैं तो यहाँ पे सेम आपका सरचार्ज 10% है, यहाँ पे सरचार्ज 15% है, यहाँ पे 25% है, और यहाँ पर आपका आ जाता है ये वाला नॉट एक्सीडिंग 15%, वही आपने जो ऊपर पढ़ा था वही है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ है 2 करोड़ टू 5 करोड़ तक का है तो उस पर 25% है। अभी उस पर ये आपका सेम जैसे ऊपर कैलकुलेशन किया था, कीपिंग ऑल अदर्स कांस्टेंट, तो अदर इनकम 3 करोड़ है, इसके बीच में आता है। हमने जैसे बोला था अदर इनकम लेस देन 90 लाख के आसपास रहते तो वो भी आपका 10% में चला जाता सरचार्ज। ठीक है, तो पूरा इनकम पे 10% आ जाएगा वहाँ पे। अभी यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 15% है, ये 3 करोड़ आ गया। फिर देखो वेयर इनकम इज मोर देन 5 करोड़, यहाँ पे अपर लिमिट क्या दिया बेटा? यहाँ पे अपर लिमिट आपको दिया है 5 करोड़, तो 37%। लेकिन ये वाले इनकम पे कितना आएगा बेटा? ये वाले इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% आएगा। ठीक है, और बाकी जो अदर इनकम है वो तो आपका वैसे भी मोर देन 5 करोड़ है तो उस पर पूरा 37% सरचार्ज आएगा। और यही चीज़ वापस 15% लिया, क्यों? इन्होंने टॉप लेवल लिया है, तो इस पे सरचार्ज कितना आएगा? 15। और यहाँ पे अदर इनकम 1.1 करोड़ है तो यहाँ पे भी 15% ही आएगा, बिकॉज इट इज बिटवीन द ब्रैकेट ऑफ 1 to 2 करोड़। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। सरचार्ज रेट्स ओनली एक ही चीज़, एक चीज़ का डिफरेंस है आपका। एक तो आपका ओल्ड रेजिम में, सॉरी न्यू रेजिम में मैक्सिमम सरचार्ज कितना है बेटा? 25%। ओल्ड रेजिम में कितना है? 37%। मैक्सिमम और न्यू रेजिम में आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है वो 25% पे जाता है। ओल्ड रेजिम में आपको 2 to 5 करोड़ तक 25% आता है, एंड मोर देन 5 करोड़ हुआ तो 37% का सरचार्ज जाता है। बेस्ड ऑन दैट यू कैलकुलेट द सरचार्ज रेट्स। अगर स्पेसिफाइड इनकम रहेगी तो उन पे तो मैक्सिमम 15% आने वाला है,
और उन इनकम को छोड़ के आपका अदर इनकम जो रहता है उसको टैक्स ब्रैकेट में देखो कितने में आता है, और उसके हिसाब से इस पे उतना रेट आएगा और इन पे मैक्सिमम 15 आएगा। अगर ये इनकम को मिला के अगर आप टोटल इनकम ही अगर आपका मिला के लेस देन 1 करोड़ है तो सब पे 10% आएगा, नहीं तो फिर ये अगर 1 to 2 के बीच में एंड उस पर 15% आ जाएगा, बाकी होगा आपको मिला के मैक्सिमम 15% आएगा, वो 15 के ऊपर नहीं जाएगा बेटा। ये आपका मार्जिनल रिलीफ सेम है आपका ओल्ड रेजिम में, ऑप्शनल टैक्स रेजिम में वही आपका 10% है, 15% है, 25% है, एंड लास्ट एक और ऐड हो जाता है 37%। बाकी कुछ चेंज नहीं बेटा, सब सेम है, एग्जैक्टली सेम। अभी इलस्ट्रेशन देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको सरचार्ज का समझ में आ जाएगा। कंप्यूट इलस्ट्रेशन नंबर 5। Compute the tax liability of Mr. A, age 42, having total income of 51 lakh for assessment year 25-26. Assume that his total income comprises only of salary, house property and FD interest. Assume that Mr. A has exercised the option to shift out of section 115BC, मतलब old regime में जा रहा है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या था बेटा? स्टेप 1 देखो, यही से आप देख सकते हो, कंप्यूट द इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड ऐड 10% सरचार्ज। पहले मेरे को बताओ इस पे कितना रेट ऑफ सरचार्ज आएगा। 51 लाख मतलब 50 to 1 करोड़ के बीच में, मतलब 10% सर। और ये तो ओल्ड रेजिम में जा रहा है। ओल्ड रेजिम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है बेटा, 37% का, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले 51 लाख पे कंप्यूट करो, 2 लाख 50 to 5 लाख सेम आपका वैसा, मोर देन 10 लाख 30% पे करो। फिर इस पे क्या करो, सरचार्ज ऐड करके ये फिगर साइड में रखो। सेकेंड स्टेप में क्या बोल दिया बेटा? सेकेंड स्टेप में बोल दिया कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन 50 लाख, लोअर लेवल पे टैक्स कैलकुलेट करो। तो जो आपका 50 लाख है, 50 लाख पे आप टैक्स कैलकुलेट करो बेटा, कितना आते हैं? 13 लाख 12 आते हैं। अभी इसमें आप क्या जोड़ो? टोटल इनकम लेस 50 लाख, तो टोटल इनकम कितना है उसका? 51 लाख है। अभी उसमें लेस 50 लाख जो लोअर लिमिट है सरचार्ज का, वो निकालो तो 1 लाख आ जाता है। अब ये दोनों को आप ऐड करो। अब ये और ये 14,76,000 या 14,12,000 whichever is lower will be your tax payable। और इसमें अभी आप फाइनली ऐड करो सेस, तो 14,69,000 इज योर नेट टैक्स पेएबल। ठीक है, अभी आप वही चीज देखोगे तो 14,12,000 माइनस 14,76 विच इज 64,250, ये क्या हो जाता है बेटा? ये आपका मार्जिनल रिलीफ हो जाता है। ओके, दिस इज द मेथड नंबर 1। अभी दूसरा मेथड भी एक ICAI बोलते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेथड नंबर 1 में जाओ। वेरी सिस्टमैटिक मेथड है और ये आपको समझ में आएगा आसानी से, तो आप मेथड नंबर 1 में ही जाना। सेकेंड मेथड मैं आपको बताने के लिए बोल देता हूँ। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो 13,12,000 कंप्यूट किया है, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, मतलब एडिशनल टैक्स कितना आता है। एडिशनल टैक्स कितना है? 1,64,250। अभी एडिशनल इनकम कितना किया उसने? 1 लाख किया, तो मार्जिनल रिलीफ कितना होना चाहिए उसका? 64,250। वेरी सिंपल। और फिर उन्होंने टैक्स लायबिलिटी ऐड किया 14,12,000 लेके। 14,12,000 कैसा आया बेटा? दिस 1476 माइनस 64,250। फिर इसमें उन्होंने सेस ऐड करके 1469 कर दिया। ओके, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात करते बेटा, सेम है, ऐसा ही है। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी, एज 51 ईयर्स, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब 115BAC ध्यान में रखना। having total income of 1 crore 1 lakhs for the assessment year 25-26. Assume that is total income comprised of salary, HP and FD। ठीक है, चलो चालू करते। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी, यहाँ पे क्या बोल दिया? सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इनका टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। चलो टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं 1 करोड़ पे, तो 1 करोड़ पे सरचार्ज कितना आएगा बेटा? सरचार्ज 1 करोड़ 1 पे कितना सरचार्ज आने वाले हैं? 15% सरचार्ज आएगा उनका, तो 15% सरचार्ज आएगा। और क्या इनको मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? चलो करते। इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं सबसे पहले, तो कितना आएगा? इनकम टैक्स लायबिलिटी तो लास्ट में आएगा ना, पहले हमको मार्जिनल रिलीफ तो निकालना पड़ेगा इनका। तो कंप्यूटेड करो 3 लाख to 7 लाख 5%, ये वही आपका 115BAC वाला स्लैब है। 7 to 10 आपका 10% आ जाता है बेटा। फिर 10 to 12 15 और 12 to 15 20, 15 के ऊपर कितना है? जो भी है उस पर 30%। ठीक है, तो ये आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाता है। अब इस पर आप क्या ऐड करोगे? सरचार्ज ऐड करोगे, सरचार्ज। तो सरचार्ज कितना आएगा बेटा? 4,08,000 सरचार्ज आ जाएगा। किसका? 4,27,20 का 15%। तो ये आपका आ जाता है। फिर स्टेप 2 क्या था बेटा? स्टेप 2 क्या था? जो लोअर बेस है, लोअर लिमिट का आप टैक्स लायबिलिटी निकालो, मतलब इसका लोअर लिमिट क्या है? 1 करोड़ आ जाता है। क्यों 1 करोड़ आ जाएगा? क्योंकि दिस कम्स इन द ब्रैकेट ऑफ 1 to 2 करोड़।
तो 1 करोड़ पे आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, सेम आपका जो 1,40,000 कैसे आता है, ये आपका 60 + 30 90, 90 + 30 120, 120 + 20 140, वो तो सेम रहेगा ना। जो बैलेंस आपका 1 करोड़ है उस पर आप 30% वापरो, तो ये आता है। अब ये प्लस ये करो तो इतना 2690 आता है, और उस पर सरचार्ज आप ऐड करोगे कितना बेटा, उस पर आप सरचार्ज कितना हो गया 10% ऐड करो। क्यों? क्योंकि अप टू 1 करोड़ है, अप टू 1 करोड़, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 करोड़ तक है तो 10% आएगा। यहाँ पे ऊपर आप 15 क्यों ऐड करो, क्योंकि इनका लिमिट 15 का आता है। जब आप 1 करोड़ को देख रहे हो तो सरचार्ज 10% ही आता है। अब ये आ गया। अभी आप कोई भी दो मेथड से कर सकते हो जैसे आपको जानता है। अभी इसमें आप डिफरेंस ऑफ इनकम ऐड करो, टोटल इनकम कितना है 1 करोड़ माइनस 1 करोड़ 1 लाख, तो ये 1 लाख आ जाता है आपका बेटा। अब ये दोनों का आप ऐड करें 3059 आ जाता है, तो दिस और दिस विच एवर इज लोअर तो 3059 आ जाएगा, और मार्जिनल लीफ कितना होगा दिस माइनस दिस, तो आपका ये टैक्स लायबिलिटी 3059 हो गया। उसमें आप सेस ऐड कर दो, आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाता है, और मार्जिनल लीफ भी 69,000 आता है। ठीक है। अभी बेटा ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन को आईसीआई टफ करना चाहते हैं तो इसमें वो कैपिटल गेन्स डाल सकते हैं, डिविडेंड डाल सकते हैं, वेरी सिंपल। तो अगर वैसे भी आ जाता तो कितना होता बेटा, कैपिटल गेन और डिविडेंड वगैरह को कंसिडर करके अगर उसका 1 करोड़ 1 लाख होता तो भी यहाँ पे मैक्सिमम वो 1 to 2 करोड़ के बीच में आता है। तो 1 to 2 करोड़ के बीच में आएगा तो वैसे भी 15% ही सरचार्ज है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, तो वो आप एक ध्यान में रखना। यहाँ पे जब आप सरचार्ज ऐड करोगे तो वो तो 15% ही आने वाला है, लेकिन आप जब यहाँ पर करोगे बेटा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 15% मत डालना, क्योंकि वो लेस देन 1 करोड़ में आता है, वो 10% ही आएगा। ठीक है, आप मैक्सिमम सरचार्ज 15 है, उसका ये मतलब नहीं कि 15 ही अप्लाई करना है। अगर वो 10 के ब्रैकेट में तो 10 भी दे दो। फिर ये आपका ऑल्टरनेटिव मेथड भी वही किया है, उन्होंने डिफरेंस को माइनस करके डाल दिया। यहाँ पे सेम है, आपको जो मेथड जमता है वो करो। प्रेफरेबली माई सजेशन टू यू इज फॉलो द फर्स्ट मेथड, इट्स वेरी सिस्टमैटिक, वेरी सिस्टमैटिक। इलस्ट्रेशन नंबर 7 की बात करते बेटा। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सी, एज 58 ईयर्स, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 1 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अज्यूम दैट टोटल में सैलरी है, आईएचपी एफडी है। ही एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ 115 बीएसई, ओल्ड रेजिम बोल रहे। ऊपर वाला क्वेश्चन भी ओल्ड रेजिम ही था, है ना? नहीं, ऊपर वाला क्वेश्चन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम था, न्यू रेजिम था, सॉरी। तो अभी ये ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हैं। 58 ईयर्स है तो कुछ है फ़ायदा उनको 58 ईयर्स का? कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर मैं होता, मैं आईसीआई की जगह पे अगर थोड़ा कॉम्प्लीट करना है तो क्या बोलता, ये 1 अप्रैल को बर्थडे है इनका, तो देखो अगर 59 ईयर्स बना देता है इसको तो ये हो जाता आपका 60। ठीक है, ऐसे होता है बेटा। और थोड़ा और कंप्लीट करना है तो कैपिटल गेन, डिविडेंड सब डाल दो इधर। ठीक है, तो बाइफरकेट करना है बेसिकली आपको, और कुछ नहीं। तो टोटल इनकम कितना है यहाँ पे 2 करोड़ 1 है, तो फर्स्ट स्टेप आप पूरा 2 करोड़ 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 करोड़ 1 में सरचार्ज कितना आएगा, ये अंडर विच रेजिम, आउट है। आउट मतलब ये 2 करोड़ 1 to 5 करोड़ के बीच में आता है, मतलब ये 25% सरचार्ज आएगा बेटा। तो ये पूरा टैक्स कैलकुलेट करो, 10 लाख के ऊपर 30%, इस पर आप सरचार्ज 25% ऐड कर दो, तो ये आपका 73 आ जाता है। फिर टैक्स ऑन लोअर बेस, लोअर बेस कितना है 2 करोड़ 1 का, कितना लोअर बेस है उसका, नियरेस्ट सरचार्ज वाला लोअर बेस क्या है 2 करोड़। तो 2 करोड़ पे आप लाइबिलिटी कैलकुलेट करें तो सरचार्ज कितना ऐड करोगे बेटा, सरचार्ज 15% ऐड करोगे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पे आप ऐड करके आपको आता है 66, तो 66 73 विच एवर इज लोअर, सॉरी उस पर अभी आप टोटल इनकम लेस 2 करोड़ करोगे तो कितना एडिशनल इनकम है 1 लाख है, तो 67 और 73 विच एवर इज लोअर 67 आ जाएगा आपका। उसमें आप सेस ऐड कर दो 4%, ये आपका टैक्स लायबिलिटी 70 लाख का आ जाता है। ठीक है, उन्होंने कमाया 2 करोड़ 70 लाख, गवर्नमेंट लेके जाती है उसमें से। चलो ठीक है बेटा, ये भी हो गया। अभी इलस्ट्रेशन 8 देख लेते हैं। कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी, एज 65 ईयर्स। 65 ईयर्स मतलब क्या हो गया, ये सीनियर सिटीजन हो गया। इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर बोल दिया, मतलब आपको क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड आउट विच इज बेनिफिशियल फॉर हिम, वेदर द ओल्ड रेजिम और द न्यू रेजिम इज बेनिफिशियल टू हिम। ही इज हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 5 करोड़ 1 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। Assume that his total income comprises of salary, IHP, FD, ठीक है, and is the same under both tax regime, मतलब इनकम सेम है दोनों में। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब न्यू टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में सबसे पहले 5 करोड़ 1 पे आप कैलकुलेट करोगे, तो 5 करोड़ 1 पे सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेट करो, कितना आएगा बेटा यहाँ पे, ये पूरा ऐड करके 5, 10, 15, 20 एंड ओवर एंड अबव 30, तो 1 करोड़ 47,20,000 आ जाता है। अब ये इनकम पे आप सरचार्ज कितना ऐड करोगे, 5 करोड़ के ऊपर है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में कितना है बेटा 25% ही है, तो वो ऐड कर दो, ये टोटल आ गया।
अब ये टोटल में आप क्या ऐड करोगे, सीधा सेस ऐड कर दोगे तो ये टोटल आ गया। अब इधर मार्जिनल रिलीफ ICAI ने कंप्यूट नहीं किया है, ठीक है, इन अ मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। अभी नीचे रहेगा उनका, देखिए यहाँ पे सब किया हुआ है। फिर अभी न्यू रेजिम में यहाँ पे ये इतना उन्होंने कैलकुलेट करके रखा है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कितना बोला है बेटा, 1,91,00,000 बोल दिया, ठीक है। देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्ट्री अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम, ये 5 करोड़ है। फिर सरचार्ज कितना आएगा इसके ऊपर 1,48 पे 37%, क्योंकि ओल्ड रेजिम है, मोर देन 5 करोड़ है वो। तो ये आ गया आपका इनकम टैक्स कंप्यूटर ऑन टोटल इनकम ऑफ 5 करोड़ बेस वाले पे, प्लस ये सरचार्ज कितना ऐड होएगा 25%, ये ऐड हो गया, ये आ गया। अगेन द सेम स्टेप, कितना माइनस करके इनकम एक्स्ट्रा कितना 1 लाख, तो इस पे ऐड कर दो ये दिस और दिस व्हिचएवर इज लोअर, तो दिस आ गया, दिस प्लस योर सेस, तो ये आ गया, एंड आपका मार्जिनल रिलीफ इतना आ जाता है, ठीक है, अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम। चलो ठीक है, तो ये उसका बेस्ट है। इट इज बेनिफिशियल फॉर मिस्टर डी टू पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर 115 BAC सिंस हिज टैक्स रेट वुड बी लोअर बाय 2,21,000 रुपीज, ठीक है। अब ये 1,91,00,000 में से निकाल दिया उन्होंने, माइनस 1,93,57,000, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये सब आप पढ़ लेना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सारे चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके। चलिए रीबेट की बात करते हैं अभी। रीबेट फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, बेटा रेसिडेंट होना चाहिए आप। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो जाते हो तो आपको रीबेट नहीं मिलता है। हाँ, रेसिडेंट मतलब ROR भी चलेगा, RNOR भी चलेगा, हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं। आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी भी हो सकते हो, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकते हो, नॉट एन इशू एट ऑल। तो यहाँ पे बोल दिया रीबेट टू रेसिडेंट इंडिविजुअल पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC if the total income of the resident individuals is chargeable to tax under section 115 BAC and the total income of such individual does not exceed 7 lakh, then the rebate shall be equal to the amount of income tax payable on this total income for any assessment year or an amount of 25,000 whichever is less। तो बोल दिया आपको जितना आपका टैक्स आता है 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है, माफ कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9। Mr. Raghav, aged 26 years and a resident in India, has a total income of 6,50,000 comprising his salary income and interest on bank FD. Compute his tax liability for AY 25-26 under default tax regime under section 115 BAC. अब इनका कितना इनकम 6,50,000 है, तो क्या इनको कुछ आने वाला है टैक्स बेटा? हाँ, कुछ नहीं आने वाला है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, फुल 7 लाख तक माफ है, कुछ टैक्स नहीं आने वाला है इनको। तो टैक्स कितना आता है यहाँ पे 17,500 आता है, कैलकुलेट किया है 5% आएगा ना, क्योंकि ये 7 लाख के तक का ब्रैकेट में आता है, तो 5% आ गया उस पर, और दिस व्हिचएवर इज लोअर, टैक्स लायबिलिटी 0, मजा एंजॉय, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्सीड्स द टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल चार्जेबल टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC एंड टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल exceeds 7 lakh and income tax payable on such income exceeds the amount by which the total income is excess of 7 lakh, the rebate would be as follows: total income minus 11 lakhs, compute the income tax liability on total। ये आपका rebate, ये आपका मार्जिनल रिलीफ जैसा दिया बेसिकली, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपको 7 लाख के ऊपर इंक्रीज होता है इनकम, तो आपको मार्जिनल रिलीफ कैसे कंप्यूट करना है। तो टोटल इनकम में से आप 7 लाख निकाल दो, तो मतलब एडिशनल इनकम देखो, कंप्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम पे कितना लायबिलिटी आता है वो देखो, एंड बी इज मोर देन ए रीबेट इज अवेलेबल। ये देखो नीचे आपको क्वेश्चन दिया, अभी बताता हूँ, ठीक है। पवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 बेटा। मिस्टर पवन एज 35 years and a resident in India, having a total income of 7,15,000 comprising salary and interest on FD. Compute his tax liability under default tax regime बोल दिया बेटा, ठीक है। 7,15,000 है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसा होएगा इनका, टोटल इनकम ऑफ 7,15,000 माइनस 7 लाख, कितना इनकम है 15,000 एक्स्ट्रा कमाया बेटा, बट 15,000 एक्स्ट्रा कमा के वो टैक्स कितना दे रहे हैं 7,15,000 पे 21,500। तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है। आप मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है, आप इनकम थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हो लेकिन टैक्स उसके वजह से ज़्यादा पे कर रहे हो, तो इसलिए आपको छूट दे रही है गवर्नमेंट।
तो सिंस बी इज मोर देन ए, उसका टैक्स लायबिलिटी कितना रहेगा मैक्सिमम 15,000, 6,500 माफ। हेल्थ एजुकेशन सेस 600 ऐड कर दो, लायबिलिटी 15,600। ठीक है, तो ये आपका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन है। यहाँ पे भी आप नॉर्मल टैक्स ही कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको रिबेट मार्जिन रिलीफ का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप चेक कर सकते हो, अगर अभी ये समझो 7,15,000 यहाँ पे मैं 15 लाख भी लेता तो भी वो हो जाता था। हाँ बेटा, तो 7,15,000 पे अगर मैं यहाँ पे इसको 14 लाख भी लेता तो भी वो वही होता था। तो इन दैट केस अगर वो ज़्यादा हो रहा है, ये डिफरेंस उल्टा हो जाता है। समझो यहाँ पे आपको 21,000 होता, ये 51,000 होता, तो आपको एक्चुअल में 21,000 ही पे करना होता क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव हो जाता। तो इन दैट केस आपको रिबेट नहीं मिलता था। तो ये बहुत, अगर मार्जिनली आपका इनकम वो एग्जेम्पशन ब्रैकेट के ऊपर है तो आपको ये फेवर होता है। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट ही वो है। अब ये देखिए पीयूष अगर है, वो क्या बोल रहे हैं, एज 35। एक मिनट, उसके पहले ये देखिए, रीबेट टू रेसिडेंट इंडिविजुअल पेइंग टैक्स अंडर ऑप्शनल, दैट इज ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम में कितने तक एग्जेम्प्ट है बेटा? 5 लाख तक इनकम पे नो टैक्स। अभी पीयूष एज 35 ईयर्स एंड रेसिडेंट इन इंडिया हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4,15,000 कंप्राइजिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट। कंप्यूट हिज बैंक हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर AY 25-26 if he exercises the option to shift out of the default tax regime। default tax regime के बाहर जाना है भाई साहब को, तो मतलब ओल्ड रेजिम में जाना है। अभी ओल्ड रेजिम में सीधा देख के पता चलता है नो टैक्स विल कम, बट ये आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। टैक्स कैलकुलेट करो 8250, फिर उसमें लिखो लेस रीबेट 8250, तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा बेटा नील, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके बात करते हैं ये पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। देखो बेटा, अभी जब भी कोई बंदा अगर एग्रीकल्चर इनकम कर रहा है तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम ही करे, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे फोकस ना करे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है वो उसको जो एग्रीकल्चर है वो बराबर से करे, उसको एक्सपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करने के बाद हमको इधर फॉरेन एक्सचेंज मिले, कंट्री का बढ़ावा हो, ग्रोथ हो। लेकिन अगर कोई बंदा ये भी करता है और सैलरी भी करता है और वो अदर सोर्सेज एफडी कमाता है, कैपिटल गेन सिक्योरिटीज करता है, तो ये सब गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है। इसीलिए ये कंसेप्ट है पार्शियल इंटीग्रेशन का विद एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अभी एग्रीकल्चरल इनकम इज exempt in the hands under section 2(1)(a). However, a method has been laid down to levy tax on agricultural income in an indirect way। क्या बोल दिया? This concept is known as partial integration of agricultural income with non-agricultural income. It is applicable to individual HUF, AOP, BOIs and AJP। दो कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन होना चाहिए तभी वो ये पार्शियल इंटीग्रेशन करने को जरूरत पड़ता है। आपका जो नेट एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए साल भर में। मतलब अगर आपने सेल किया 10 लाख रुपए का, आपने अगर कॉस्ट इंकर किया उसके लिए समझो 9,98,000, तो इन दैट केस नेट इनकम 2,000 होता है, तो इधर से बाहर चले जाओ। लेकिन अगर खर्चा होता है आपका 8 लाख, तो 2 लाख आपने कमाया साल भर का, ओके। एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। फॉर एग्जांपल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है बंदे का, उसने सैलरी कमाया या हाउस प्रॉपर्टी इनकम कमाया समझो 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया इज मोर देन 2,50,000, तो वो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाता है। तो इन दैट केस इसका जो टैक्स कैलकुलेशन होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी एज पर पार्शियल इंटीग्रेशन लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दिया? The object of aggregating the net agricultural income with non-agricultural income is to tax the non-agricultural income at higher rates। क्यों? डिस्करेज करना चाहता है गवर्नमेंट, डिस्करेज करना चाहता है एसएससी को कि तुम सिर्फ एग्रीकल्चर करो भाई, तुम नॉन एग्रीकल्चर पे फोकस ही मत करो, ताकि हम लोग को बढ़ावा हो, देश का बढ़ावा हो। सबसे पहले टैक्स कैलकुलेशन इन सच केसेस एज फॉलोज। एड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम विद नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालो। स्टेप 2 में बोल दिया ऐड नेट एग्रीकल्चरल इनकम एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अवेलेबल टू द एसएससी, उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। फिर बोल दिया स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करो, एंड ये जो सम आया ये आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, उसको आप सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो इंक्रीज करो, रीबेट है तो दे दो। देन आफ्टर सेस ऐड करो 4%। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। लास्ट इलस्ट्रेशन बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 12। मिस्टर एक्स रेसिडेंट has provided the following particulars of his income for the previous year 24-25। अभी जैसे आपने रेसिडेंट देख लिया, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे रिबेट इनको मिलता है, ठीक है, आपको वो ध्यान में आना चाहिए। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 10 लाख। देखो बेटा, सैलरी 10,80,000 कमा रहा है, ये कहाँ एग्रीकल्चर पे एक्चुअल फोकस कर पाएगा।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड इन जयपुर 4,80,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम 1,70,000। अभी दो है 45 एंड 70 ईयर्स। अभी बेटा एक चीज़ ये क्वेश्चन में पढ़ने के पहले बोलो, कहीं पे भी लिखा है क्या कि कौन से रेजीम में कैलकुलेट करना है? नहीं लिखा है। तो क्या किया है, दोनों में करो, ठीक है, दोनों रेजिम्स में करके दो, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट विच रेजिम, ठीक है, एग्जाम में भी ध्यान रखना। अभी सबसे पहले 45 ईयर्स अंडर न्यू रेजिम। फॉर द पर्पज ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस मिस्टर एक्स हैज सैटिस्फाइड बोथ द कंडीशंस। उसका नेट टैक्सेशन इनकम कितना है बेटा, 4,80,000 माइनस 1,70,000, 5,000 से ज़्यादा है। एंड उसका बाकी इनकम, ये दोनों इनकम, ये तो मोर देन 2 लाख 3 लाख है, सॉरी, क्योंकि न्यू रेजिम में तो डिफॉल्ट नो टैक्स अप टू 3 लाख। अभी टैक्स लायबिलिटीज कंप्यूटर एज फॉलोज, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डाल दिया, नेट टैक्सेशन इनकम 3,10,000। अब ये तो पूरा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), ये तो गया। तो टोटल इनकम कितना हो गया उनका, 13,30,000, बिकॉज देयर इज नो डिडक्शंस एज वेल। अभी 13,30,000 पे टैक्स कैसा कैलकुलेट करेंगे, ये बोलता है पार्शियल इंटीग्रेशन के थ्रू, बिकॉज यहाँ पे उसका एग्रीकल्चर इनकम है विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम एज वेल। तो सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, नॉन टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम, तो 13,30,000 प्लस 3,10,000 जो 1640 पे टैक्स कैलकुलेट करो। अब 16,40 पे ओल्ड रेजिम में टैक्स कैसे आएगा, 5% ऑफ 4 लाख क्यों, 3 से लेके 7 लाख तक, प्लस 10% ऑफ 3 लाख, 7 से लेके 10 लाख तक। अब 15% 10 लाख से लेके 12 लाख तक, और 12 लाख के ऊपर कितना है, ये 20% ऑफ 3 लाख भी आ जाएगा, 15 लाख तक है ना वो, 12 to 15 लाख, तो 3 लाख पे 20% एंड 1,40,000 पे 30%, तो ये आ गया 1,82,000। अब स्टेप 2 बोल दिया कि जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है ये वाला, प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना है 6 लाख, उस पर टैक्स कैलकुलेट करो, 5% ऑफ 3,10,000, ठीक है, ये आपका 15,500। क्यों 3,10,000, ये आपका 3 से लेके 7 के बीच में आता है ना बेटा, तो 3 से लेके 6,10,000 तक कितना डिफरेंस है, 3,10,000, तो उसका 5%। फिर ये माइनस करो, ये माइनस करके 1,66,500 आता है, इस पर आप सेस ऐड करो और ये करो। अब मेरे आपसे एक क्वेश्चन है बेटा, ये मैं अभी आपको मैन्युअली नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये 13,30,000 पे आप सीधा न्यू रेजिम में टैक्स निकालो, ठीक है, वो आंसर आता है 1,06,000। मैं यहाँ पे लिख के नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए, तो 1,06,000 आता है बेटा। 1,06,000 किधर है और 1,73,000 किधर है, देखो। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली डिस्करेज कर रही है मिस्टर एक्स को कि आप सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के सिर्फ एग्रीकल्चर करो भाई, नहीं तो हम आपसे 60,000 के आसपास तक का एक्स्ट्रा टैक्स ले लेंगे। यही नॉर्मल प्रोविजंस में कंडीशंस तो उन्होंने सेटिस्फाई कर दिए, लेकिन लिमिट कितना हो जाएगा 2,50,000, बिकॉज ही इज 45 ईयर्स बेटा, 45 ईयर्स इज 2,50,000। यहाँ पे सेम आप कैलकुलेट करोगे, आपका जो टैक्स है यहाँ पे ओल्ड रेजिम में टैक्स कैलकुलेट करो, 2,50,000, 2,50,000 to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख एंड 10 लाख एंड मोर, तो ये आ जाते 3,04,000। फिर यहाँ पे 3 लाख प्लस 3,10,000 प्लस 2,50,000 करोगे, तो ये आ जाते हैं 24,500। वो माइनस कर दो, ऊपर से कितना आता है 2,80,000 आता है बेटा। अब 2,80,000 पे सेस ऐड कर दो, कितना आता है 2,91,200। अब ये जब आता है, देखो यहाँ पे 2,91,200 ओल्ड रेजिम में आया है, और यहाँ पर न्यू रेजिम में उनका है 1,73,000, तो डेफिनेटली 1,73,000 इज बेनिफिशियल, वेरी मच बेनिफिशियल फॉर हिम, बट 1,73,000 से भी बेनिफिशियल 1,06,000 होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट ने डिसअलाउ किया है। अब ये अगर 70 ईयर्स हो जाते हैं तो क्या होता है बेटा, जो बेसिक एग्जाम्पशन है वो चेंज हो जाता है आपका, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स वुड बी सेम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम विच वेदर इज 45 और 75, क्योंकि वो तो बेसिक 3 ही है ना बेटा, वो तो आप 80 ईयर्स अबव हो गए तो अब जाके वो 5 लाख का डिडक्शन मिलता है बेसिक एग्जाम्पशन, तो 3 लाख ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इधर चेंज होएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, बेसिक एग्जाम्पशन आपका 3 लाख हो जाएगा, तो 13,30,000 ये तो आपका सेम रहा है, 13,30,000 प्लस 3,10,000, 3,02,000 तो ऊपर भी आया था आपको, ठीक है, नहीं 3,02,000 आपको ऊपर नहीं आता क्योंकि वो दूसरे टाइप से कमाया था वो, ठीक है, 30%, तो 3,02,000 आ जाता है आपका। फिर 3,02,000 पे उन्होंने यहाँ पे देखो 3 लाख आ गया, ये मेन क्वेश्चन है, 3 लाख पे आ गया उनका कितना 32,000 आ गया। अभी 3,02,000 में से 32 आप निकाल दोगे बेटा तो 2,70,000 आ जाते हैं, 2,70,000 पे आप सेस ऐड करो 2,80,000 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पूरा कंसेप्ट हो जाता है बेटा, जहाँ पे आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो उसको करेक्टली।
ओके अभी ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद बेस्ड ऑन दिस वी हैव फिनिश्ड द एंटायर इलस्ट्रेशंस व्हिच आर अपीयरिंग इन योर मॉड्यूल। आप यहाँ पे जो भी टैक्स कैलकुलेशंस होता है बेटा आप मैन्युअली करो, आप कैलसी पे लेके करो, तभी आपको समझेगा क्या सही है क्या गलत है। अभी यहाँ पे मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकता टैक्स कैलकुलेशन, लेकिन आप ज़रूर करना उसको अपने रेफरेंस के लिए, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए करना बेटा। और मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले अपने पूरे रिवीजन और कंसेप्ट को यहाँ जो आपको पढ़ाया है, आपने पढ़ने के टाइम पे पढ़ाया है वो कीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो इलस्ट्रेशंस का देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा बूस्ट होएगा, बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा बेटा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कवर्ड द एंटायर इलस्ट्रेशंस अपीयरिंग इन चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स। अभी इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझा है आपको, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा, क्योंकि मैं ऐसे ही पूरा स्ट्रेच ऑफ वीडियोस लाने वाला हूँ, तो आपके कोई भी वीडियोस मिस नहीं होने चाहिए, आपके नॉलेज बढ़नी चाहिए वीडियोस देख के, और आपको एग्जामिनेशन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए बेटा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ये पढ़ के। अगर आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी नहीं है क्यों है क्या है, तो आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा के रखना बेटा, ताकि आपको पता चले कि कोई वीडियो आ रहा है करके। ठीक है, बस ये वीडियो में आज तक इतना ही। कोई भी डाउट किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट को रहेगा, प्लीज़ मेरे को यूट्यूब पे कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू।